तो दोस्तों 3 साल के इंतजार के बाद फाइनली अब पुष्पा मूवी का सेकंड पार्ट रिलीज हो गया है, जिसने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अल्लू अर्जुन की एक्टिंग ने इस फिल्म के पहले पार्ट को सुपरहिट बनाया था और इस बार उनकी परफॉर्मेंस ने इसकी सीक्वल को ब्लॉकबस्टर बना दिया है। एक्शन से भरपूर यह मूवी पहले से भी ज्यादा बड़ी और इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस फिल्म को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो यह वीडियो देखते रहिए। आज मैं पुष्पा द रूल मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में पुष्पा को एक सपना दिखता है कि उसने अपना लाल चंदन जापान देश को सप्लाई किया है, लेकिन उन लोगों ने इसके पैसे नहीं दिए। इसकी वजह से पुष्पा जापान देश जाता है और उस गैंग से लड़ता है जिन्होंने वह माल खरीदा था, लेकिन लड़ते वक्त पुष्पा को गोली लग जाती है। इससे उसे अपने बचपन की एक घटना याद आती है जब वह ऐसे ही पानी में गिरा था, और तब इस भयानक सपने से पुष्पा की नींद खुल जाती है। तो अब बात करते हैं असली कहानी की। इस फिल्म की स्टोरी पार्ट 1 के कुछ समय बाद की है। अब पुष्पा की शादी श्रीवल्ली से हो चुकी है और सिंडिकेट का लीडर बनने से उसकी इज्जत और कमाई बहुत बढ़ गई है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर भंवर सिंह शेखावत, जिसे पुष्पा ने बेइज्जत करके उसके कपड़े उतारे थे और उसे रिश्वत देने से मना कर दिया था, वह अचानक कहीं गायब हो जाता है, जिससे सबको लगता है कि वह शर्म के मारे नौकरी छोड़कर भाग गया, लेकिन वह असल में बदला लेने की तैयारी कर रहा था। फिर एक दिन शेखावत अपना भेष बदल के पुष्पा के मजदूरों के साथ जंगल चला जाता है और वहाँ लाल चंदन की कटाई करने लगता है। फिर जैसे ही सारा माल वहाँ जमा हो जाता है, तब शेखावत पूरी पुलिस फोर्स लेकर वहाँ पे सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेता है और वह माल जब्त कर लेता है। उधर पुष्पा को जैसे ही यह पता चलता है तो वह शेखावत की गैर मौजूदगी में पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ के सभी पुलिस वालों को पैसे देकर खरीद लेता है और अपने सभी मजदूरों को छुड़वा के अपना माल वापस ले आता है। इसी बीच एक दिन एमएलए सिद्धप्पा नायडू, जो कि सिंडिकेट से मिला हुआ था, वह पुष्पा को आंध्र प्रदेश के सीएम से मिलवाने ले जाता है। जाते वक्त श्रीवल्ली पुष्पा को सीएम के साथ एक फोटो खिंचवाने बोलती है, पर सीएम इसके लिए मना कर देता है क्योंकि एक स्मगलर के साथ फोटो निकलवाने में उसकी इज्जत में दाग लग सकती थी। इस बात से पुष्पा को बहुत बुरा लगता है कि वह अपनी बीवी की इच्छा पूरी नहीं कर पाया। तब वह नायडू को पूछता है कि अगर वह सीएम होता तो क्या वह उसके साथ फोटो खिंचवाता, जिसके लिए वह हाँ कहता है। इसलिए पुष्पा यह फैसला करता है कि अब वह किसी भी तरह सिद्धप्पा नायडू को आंध्र प्रदेश का सीएम बनाकर रहेगा, ताकि वह श्रीवल्ली के लिए वह फोटो ला सके। लेकिन इस काम के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। तब पुष्पा नायडू को दिल्ली भेजता है और उसके जरिए सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी से बात करता है। वह उसे 500 करोड़ देकर सिद्धप्पा को सीएम बनाने का बोलता है, जिसके लिए प्रताप रेड्डी तैयार हो जाता है। पर फिलहाल पुष्पा के पास इतने पैसे नहीं थे, तो इसके लिए वह अपने धंधे को बढ़ाने का सोचता है और वह सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी माल बेचने का फैसला करता है, जिसके लिए पुष्पा मालदीव देश जाकर हमीद नाम के एक इंटरनेशनल बायर से मिलता है और उसे 2000 टन लाल चंदन देने की डील करता है। यह सौदा होने के बाद अब पुष्पा का टारगेट था इतना सारा माल जमा करना। इसके लिए वो लाल चंदन बेचने वाले सभी स्मगलर को अपने सिंडिकेट में शामिल कर लेता है और मजदूरों को ज़्यादा पैसे देकर काफ़ी स्पीड में पेड़ कटवाना शुरू करता है और वह सारा माल अपने चित्तौड़ जिले में जमा करने लगता है। दूसरी तरफ मंगल सिंह, जो कि सिंडिकेट का पुराना लीडर था, उसे यह पता चलता है कि पुष्पा बहुत सारा माल जमा कर रहा है, जिससे सीनू और उसकी बीवी दक्षा को यह डाउट होता है कि पुष्पा कोई बड़ा काम करने वाला है। इसलिए वह उसके रास्ते में टांग अड़ाने का सोचते हैं और वह भंवर सिंह शेखावत के साथ हाथ मिला लेते हैं, क्योंकि इन दोनों को ही पुष्पा से अपना बदला लेना था। तब एक दिन दक्षा शेखावत से मिलकर उसे बताती है कि उनका एक पुराना आदमी बिच्चा रेड्डी अब सिंडिकेट का मेंबर बन गया है और वो पुष्पा को माल सप्लाई कर रहा है। दक्षा यह जानती थी कि बिच्छा रेड्डी अपना माल कहाँ से ले जाता है, इसलिए वह शेखावत को बोलती है कि वह उसका माल जब्त करके बिच्चा को धमका दे, ताकि सिंडिकेट के बाकी लोग पुलिस से डरने लग जाए, जिसका फायदा उठाकर सीनू फिर से सबको अपने पक्ष में कर लेगा। इसलिए एक रात शेखावत उस जगह पर अपनी टीम लेकर खड़ा हो जाता है जहाँ से बिच्छा रेड्डी माल लेकर जाता था। फिर जैसे ही लाल चंदन के ट्रक वहाँ से गुजरते हैं, तब पुलिस वाले उन्हें रोकते हैं और शेखावत वो ट्रक्स को जला देता है। इसके बाद शेखावत बिच्चा को पकड़ता है और वहाँ से नीचे फेंककर मार देता है। तब दक्षा और सीनू वहाँ आकर उसे बोलते हैं कि उन्होंने सिर्फ उसे डराने के लिए कहा था, लेकिन शेखावत कहता है कि अगर वह बिच्चा को डराता तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और उसके मरने से अब पूरा सिंडिकेट उससे डरेगा।
फिर जैसे ही बिच्चा रेड्डी की मौत की खबर फैलती है तो सच में सिंडिकेट के लोग शेखावत से डरने लग जाते हैं और वह सब मंगल सिन्हू को फिर से सिंडिकेट का लीडर बनाने की बात करते हैं ताकि पुष्पा और शेखावत के झगड़े में उनकी जान ना जाए। और इस हादसे के लिए सब लोग एमएलए नायडू को दोषी ठहराते हैं क्योंकि उसी ने पुष्पा को सिंडिकेट का लीडर बनाया था। इसलिए नायडू शेखावत के पास जाकर उसे शांत रहने के लिए बोलता है, लेकिन वह शांत नहीं होता। तो नायडू बोलता है अगर वह पुष्पा को उससे सॉरी बुलवा दे तो क्या वह उसे माफ़ कर देगा। तो शेखावत इसके लिए राजी हो जाता है और फिर वो एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है ताकि वो सबके सामने पुष्पा को नीचा दिखा सके। उधर सिंडिकेट के सभी मेंबर्स पुष्पा को यह दबाव डालते हैं कि वह शेखावत को सॉरी बोल दे। फिर जिस दिन पार्टी रहती है तब पुष्पा बहुत पी लेता है और सबकी बातों में आकर शेखावत के पास जाता है और उसे सॉरी बोल देता है। इससे शेखावत और बाकी सब लोग बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने पुष्पा राज को झुका दिया। लेकिन सॉरी बोलने के बाद घर जाते वक्त पुष्पा को होश आता है और उसे यह महसूस होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसलिए वह दोबारा उसी पार्टी में जाता है और शेखावत को एक स्विमिंग पूल में गिराकर वहां टॉयलेट कर देता है। इसकी वजह से शेखावत बहुत भड़क जाता है और पुष्पा को मारने की कोशिश करता है। तब सब लोग उसे शांत करते हैं। फिर शेखावत पुष्पा को बोलता है कि अब वो उसे मारेगा नहीं बल्कि उसका सारा माल जब्त करके उसे कंगाल कर देगा। इस बात पर पुष्पा भी उसे चैलेंज करके बोलता है कि अगले सोमवार को उसका 2000 टन माल चेन्नई जाने वाला है। अगर उसने एक भी लकड़ी पकड़ ली तो वो खुद सिंडिकेट छोड़ के फिर से मजदूर बन जाएगा। फिर जब सोमवार का दिन आता है तब शेखावत अपनी पूरी पुलिस फोर्स लेकर हर चेक पोस्ट की घेराबंदी कर देता है और वहां उन ट्रक्स का इंतजार करने लग जाता है। लेकिन जब माल वहां से नहीं गुजरता तब उन्हें डाउट होता है और वह नदी में देखते हैं जिसके अंदर पानी नहीं था क्योंकि पुष्पा ने नदी को खोला ही नहीं था और वहां से अपने ट्रक भेज रहा था। शेखावत को जैसे ही यह समझ आता है तो वो अपनी टीम को नदी के रास्ते भेजकर उन ट्रक्स को पकड़ने के लिए बोलता है, लेकिन पुष्पा के साथी उनका रास्ता रोक देते हैं। तब शेखावत खुद अकेले किसी तरह उन ट्रक्स के सामने पहुंच जाता है और उन पर हमला करके पूरा माल पकड़ लेता है। फिर वह सीनू और दक्षा को वहां बुलाकर सेलिब्रेट करता है और मीडिया को बताता है कि उसने पुष्पा का 2000 टन माल पकड़ लिया। पर तभी सीनू उसे बोलता है कि वह असली माल नहीं बल्कि एक दूसरा सस्ता लकड़ी है जो कि लाल चंदन जैसा दिखता है। फिर पुलिस वालों को एक बैलगाड़ी मिलती है जो कि वह माल पकड़ते वक्त बीच में आ गई थी। शेखावत जब उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वह बैलगाड़ी लाल चंदन से बनी है। तब पुष्पा ने असली माल को बैलगाड़ियों का रूप देकर उसे चेन्नई भेज दिया और वो ट्रक्स में नकली माल भरकर पुलिस का ध्यान भटकाया था। तभी पुष्पा वो पुलिस स्टेशन के सामने आता है और शेखावत का मजाक उड़ाता है। फिर वो उस बैलगाड़ी को बम से तबाह कर देता है ताकि पुलिस को एक भी टुकड़ा ना मिल सके। इस सब के बीच एक दिन माँ काली की बहुत बड़ी पूजा होती है जहाँ पुष्पा के परिवार वाले और दोस्त सब लोग जमा होते हैं। वहाँ अचानक सबको पता चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। यह सुनकर पुष्पा माँ काली का रूप लेता है और पूजा में नाचने लगता है और अपने लिए एक बेटी की प्रार्थना करता है। क्योंकि पुष्पा का कोई सरनेम नहीं था इसलिए वह चाहता था कि उसे एक बेटी हो ताकि शादी के बाद उसे नया नाम मिल सके। तभी वहाँ पूजा के बाद कुछ गुंडे मिलकर पुष्पा के सौतेले भाई मोहन की बेटी को छेड़ते हैं जिसकी वजह से पुष्पा उन सबको बहुत मारता है। लेकिन इसके बावजूद भी मोहन उससे खुश नहीं होता और वह पुष्पा को अपने परिवार से दूर रहने बोलता है। तब श्रीवल्ली मोहन की बहुत बेइज्जती करती है और वह लोग वहां से चले जाते हैं। इस सब के बाद पुष्पा अपने माल को चेन्नई से आगे रामेश्वरम भेजता है जहां से वह लाल चंदन श्रीलंका जाने वाला था और वहां से मालदीव। वहां पर हमीद उसे दूसरे देश में बेचने वाला था। वह माल कहाँ है यह बात सिर्फ जक्का रेड्डी जानता था। इसलिए जब जक्का रेड्डी रामेश्वरम जाता है तब शेखावत अपना एक आदमी उसके पीछे भेज के यह पता लगा लेता है कि वह माल कहाँ है। फिर शेखावत बहुत सारे पुलिस वालों के साथ रामेश्वरम के समुद्री तट पर चला जाता है और वहाँ वह लोग बोट्स के अंदर माल ढूंढने लगते हैं जो कि उन्हें नहीं मिलता क्योंकि वह लाल चंदन से बनी हुई बैलगाड़ियाँ नाव के अंदर नहीं बल्कि उसके नीचे पानी में रखी थी और रस्सी से बंधी थी। इसलिए जैसे ही वह पुलिस वाले बोट से बाहर आते हैं तब वह नाव वाले उस माल को लेकर श्रीलंका की तरफ बढ़ने लगते हैं जो कि वहां से पास में ही थे। शेखावत उन बोट्स का पीछा करता है लेकिन वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। उन फिशिंग बोट्स को बॉर्डर क्रॉस करने का अलाउ था लेकिन इंडियन पुलिस वाले वहां नहीं जा पाते और वह सारा माल श्रीलंका पहुंच जाता है। जिसके कुछ दिन बाद
हमीद पुष्पा को 1000 करोड़ दे देता है, जिसमें से 500 करोड़ वह सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी को भेजता है, जो कि सिद्धप्पा नायडू को आंध्र प्रदेश का सीएम बना देता है। फिर नायडू सीएम बनने के तुरंत बाद पुष्पा के घर जाकर उससे मिलता है और उसके पूरे परिवार के साथ फोटो खिंचवाता है। दूसरी तरफ शेखावत अपनी हार से बहुत परेशान हो गया था और अब जल्द ही मीडिया को यह पता चलने वाला था कि पुलिस ने जो माल पकड़ा था वह सब नकली है। इस बदनामी से शेखावत काफी डर जाता है और वह इस राज के खुलने से पहले ही नकली माल को जलाने का फैसला करता है। लेकिन उसे यह लगता है कि अगर उसने ऐसे ही लकड़ियों को जला दिया तो लोग समझ जाएंगे कि यह काम खुद पुलिस ने किया है। इसलिए शेखावत वह नकली चंदन के गोडाउन में आग लगाता है और खुद भी उसके साथ जल के आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि अब वह और ज्यादा बेइज्जती नहीं सह सकता था। इसलिए वह पुष्पा से हार मान के आत्महत्या कर लेता है। उधर पुष्पा के घर में सब सही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक उसके भाई मोहन की बेटी कावेरी को कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं और वह मोहन से 1 करोड़ की मांग करते हैं। यह वही गुंडे थे जिन्होंने पूजा के दिन कावेरी को छेड़ा था और पुष्पा ने उन्हें मारा था। इसलिए अब वह अपना बदला लेने के लिए कावेरी को किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें यह मालूम था कि मोहन पुष्पा का भाई है। इसलिए उसकी बेटी को उठाने से पुष्पा उसके सामने जरूर आएगा। और फिर मोहन की बीवी पुष्पा के घर जाकर उससे मदद मांगती है। तब पुष्पा पूरे शहर की नाकाबंदी कर देता है और वह अपने आदमियों को सभी जगह कावेरी को ढूंढने बोलता है। इसके साथ ही वह टीवी पर लाइव आकर उन गुंडों को धमकी देता है कि अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो वह उन्हें नहीं छोड़ेगा। इसी के दौरान प्रताप रेड्डी जाकर सीएम नायडू से मिलता है और उसे कहता है कि वह पुष्पा को यह सब रोकने बोले, क्योंकि उन गुंडों का लीडर उसका भतीजा बुग्गा रेड्डी है। यह सुनकर नायडू काफी डर जाता है, क्योंकि प्रताप रेड्डी बहुत खतरनाक आदमी था और उसके भतीजे को कुछ भी होने से सीएम और सिंडिकेट मुश्किल में पड़ सकते थे। इसलिए नायडू पुष्पा को कॉल करके उसे बुग्गा का पीछा छोड़ने बोलता है, लेकिन पुष्पा यह बात नहीं मानता और वह बुग्गा के बताए हुए एड्रेस पर पैसे लेकर अकेले पहुंच जाता है। वहां उन सब गुंडों ने पुष्पा को मारने का प्लान बनाया था, इसलिए वह पैसे लेकर भी पुष्पा के हाथ पैर बांध देते हैं और उसे पीटना चालू करते हैं। इसके अलावा वो कावेरी के साथ भी बहुत बुरा सलूक करते हैं। तब पुष्पा हाथ पैर बंधे होने के बावजूद भी उन सबको मारना शुरू कर देता है। फिर वह अपनी रस्सी काट के सभी गुंडों को खत्म कर देता है। आखिर में वो बुग्गा को मारने ही वाला था। तब तक केशव और बुग्गा का बाप वहां आकर पुष्पा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वह उसे मार डालता है। तब बुग्गा का बाप गुस्से में कावेरी को वहां से ले जाने लगता है, इसलिए पुष्पा उसे भी मार देता है और कावेरी को बचा लेता है, जिसकी वजह से अब मोहन का दिल पिघल जाता है और वह पुष्पा को अपना भाई मान लेता है, क्योंकि उसने अपनी भतीजी के लिए इतनी बड़ी जंग लड़ी थी। फिर कुछ दिन बाद कावेरी की शादी तय हो जाती है और मोहन उसकी शादी का कार्ड लेकर सबसे पहले पुष्पा के घर जाता है, लेकिन पुष्पा उससे मिलने नहीं आता। तब मोहन उसकी माँ से माफी मांगता है और बोलता है कि अगर वह लोग उस शादी में नहीं आए तो वह शादी नहीं होगी। फिर मोहन वहां से चला जाता है और श्रीवल्ली वह शादी का कार्ड लेकर पुष्पा को दिखाती है, जहां परिवार के लोगों में पुष्पा के घर वालों का भी नाम शामिल था। यह देखकर पुष्पा का भी दिल पिघल जाता है और वह मोहन को माफ कर देता है। इसके बाद शादी का दिन आता है, जिसमें पुष्पा और उसके घर के सभी लोग वहां जाते हैं और पूरा परिवार एक हो जाता है। दूसरी तरफ प्रताप रेड्डी के घर में उसके भाई और भतीजे की शोक सभा चल रही थी, जहां सिंडिकेट के कई लोग और पुष्पा के सभी दुश्मन आए थे। वहां जॉली रेड्डी भी जाता है, जिसे पिछले पार्ट में पुष्पा ने पीटकर बहुत घायल कर दिया था। जॉली अब बहुत ठीक हो गया था, इसलिए वह पुष्पा से बदला लेने के लिए प्रताप रेड्डी से मिल जाता है। इसके अलावा प्रताप रेड्डी ने एक नए आदमी से हाथ मिला लिया था, जो कि कावेरी की शादी में गिफ्ट के रूप में एक बम भेजता है और उसे दूर खड़े होकर ब्लास्ट कर देता है। यह आदमी शेखावत भी हो सकता है, जो कि अभी तक मरा नहीं हो, या फिर पुष्पा का और कोई दुश्मन। उस बम ब्लास्ट में शायद पुष्पा के परिवार वाले मर जाएंगे और वह अकेले जिंदा बच जाएगा, क्योंकि अब इस मूवी का तीसरा पार्ट आने वाला है, पुष्पा 3 द रैम्पेज, जिसमें पुष्पा अपने परिवार वालों की मौत का बदला लेगा। तो दोस्तों, यह थी पुष्पा 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हम